Good morning, students. This is home science class for 11th class students, and we are studying 5th unit adulthood. We will continue it. We had started chapter number 13, care and maintenance of fabrics, in last class. Today we will continue this chapter. We will start this chapter now. We will read today अनजान धब्बों को छुड़ाने की विधि। हमने लास्ट क्लास में इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। जिन बच्चों ने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे, तब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज हम अनजान धब्बों को छुड़ाने की विधि पढ़ेंगे। अनजान धब्बों से मीन्स होता है कि जो धब्बे अनजाने में लग जाते हैं, जिनका हमें पता ही नहीं होता कि ये धब्बे किस चीज़ के लगे हैं, उनको हम अनजान धब्बे कहते हैं। इन धब्बों को हमें कैसे छुड़ाना चाहिए? इन धब्बों को हमें पेट्रोल और बेंजीन के द्वारा छुड़ा सकते हैं हम, जो एक घोलक विधि है। ओके, साबुन और पानी से छुड़ा सकते हैं इन धब्बों को हम। गर्म पानी और साबुन से छुड़ा सकते हैं। ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं यदि धब्बा नहीं छूटता। हल्के अम्लीय घोल से छुड़ा सकते हैं, या फिर हल्के क्षारीय घोलों का प्रयोग करके हम इन धब्बों को छुड़ा सकते हैं। तो ये हो गए अनजान धब्बे, जिनको छुड़ाने की विधि हमने देखी। अब हम देखेंगे गंदगी हटाना और सफाई की प्रक्रिया। गंदगी हटाना से मतलब क्या है? गंदगी शब्द का प्रयोग किसी ऐसी चीज़ के लिए किया जाता है जिसके कारण सतह गंदी हो जाती है और हमें पूरी तरह से गंदी या फिर मैली दिखाई देने लगती है, उसे गंदगी हटाना कहते हैं। अब हम गंदगी के प्रकार पढ़ेंगे कि गंदगी कितने प्रकार की होती है। वस्त्रों पर दो तरह की गंदगी लग जाया करती है। एक तो ऊपरी तरह से कपड़े के ऊपर गंदगी लग जाती है, और एक होती है जमी हुई गंदगी, जो गंदगी जम जाती है। ऊपरी गंदगी से मतलब क्या है? जो ऊपरी सतह पर लग जाती है तथा जिसे हम आसानी से हटा सकते हैं। ऊपरी गंदगी को केवल हम ब्रश से झाड़कर हटा सकते हैं, या फिर उसको पानी में खंगाल कर भी दूर कर सकते हैं। फिर बात आती है जमी हुई गंदगी की, जिसको टाइट डर्ट भी कहते हैं। इस प्रकार की गंदगी होती है जैसे पसीने से लग गई या फिर चिकनाई से लग गई, जो वस्त्र पर जम जाती है। और जमी हुई गंदगी से मतलब होता है कि कपड़ों को जब हम खंगालते हैं तो भी वो हटती नहीं है। जमी हुई गंदगी को हटाने के लिए हम कुछ विशेष प्रकार के डिटर्जेंट्स का यूज़ करते हैं, जो जो किसको जिससे हम जमी हुई गंदगी को हटा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वस्त्रों पर से चिकनाई हटाने की विधियाँ, कि यदि वस्त्रों पर चिकनाई लग जाती है तो हम किस तरह से वो गंदगी जो जमी हुई है उसको हम किस तरह से हटा सकते हैं। देखिए, जमी हुई गंदगी को हम हटा सकते हैं एक तो विलायकों के उपयोग द्वारा, एक अवशोषकों के प्रयोग द्वारा, और एक हम हटा सकते हैं पायसी कारकों के प्रयोग द्वारा। तीन तरह से हम जमी हुई गंदगी को हटा सकते हैं। जब वस्त्रों की जो सफाई होती है किसी भी डिटर्जेंट के द्वारा या अवशोषक के द्वारा की जाती है, तो फिर हम उसे ड्राई क्लीनिंग कहते हैं। ड्राई क्लीनिंग के द्वारा भी जमी हुई गंदगी को हटाया जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि वस्त्रों की जो सामान्य प्रक्रिया होती है, जैसे साबुन से, डिटर्जेंट से, इनसे की जाती है। साबुन और डिटर्जेंट के प्रयोग से जो बहुत छोटे छोटे कण होते हैं वो टूट जाते हैं, चिकनाई के कण, जिसके कारण वस्त्र की सतह पर उस जो चिकनाई जम गई है उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, और वस्त्र पानी में खंगाल दिए जाते हैं तो जमी हुई गंदगी हट जाती है। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद सफाई अभिक्रमक कौन से हैं, या फिर क्लीनिंग एजेंट्स कौन से हैं। देखिए, क्लीनिंग एजेंट्स के लिए हमें एक तो पानी चाहिए, एक हमें साबुन चाहिए, एक हमें डिटर्जेंट चाहिए। ये हमें चाहिए ही चाहिए सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले हम लेते हैं पानी। पानी के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता जब हमें सफाई करनी है। पानी तो धुलाई करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत ज़रूरी होती है। कपड़े और पानी के बीच में एक प्रकार का क्या होता है? जुड़ाव होता है। कपड़ों को पानी में डुबोने से पानी कपड़ों में जाता है और उसे गीला कर देता है, और फिर क्या होता है? फिर जल के कण जो होते हैं उनका मूवमेंट होता है, और कपड़े में से चिकनाई निकल जाती है और वो पानी में आ जाती है साबुन या सर्फ की मदद से। ठीक है, हाथ से धोने हो या मशीन से धोने हो, इसमें केवल पानी में धोने से गंदगी और मिट्टी के छोटे छोटे कण भी हटने लगते हैं, और पानी का टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होती जाती है। ओके, ये हो गया पानी। अब हम इसके बाद लेते हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट, या फिर साबुन और डिटर्जेंट। देखिए, जल के अतिरिक्त हमें साबुन और डिटर्जेंट धुलाई कार्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरी है सफाई अभिकर्मक के रूप में। सबसे पहले हम क्या लेंगे? सबसे पहले हम लेते हैं साबुन।
साबुन की बात आती है कि साबुन कैसे बनते हैं। साबुन नेचुरल तेलों से या वसा से और क्षार से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि साबुन किससे बनाए जाते हैं, प्राकृतिक तेल या फिर वसा या फिर क्षार से साबुन बनाए जाते हैं। साबुन बनाने के लिए हमें या तो प्राणीज और वानस्पतिक दोनों ही प्रकार की वसा का प्रयोग किया जाता है। साबुन में वस्त्र को साफ करने के सभी गुण विद्यमान होते हैं और साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। इस विधि में क्षार, प्राणीज और वानस्पतिक वसा इनके साथ अभिक्रिया करके क्या जो हमें मिलता है वो मिलते हैं फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन बनाते हैं और फिर ये जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरीन होते हैं ये क्षार के साथ अभिक्रिया करके साबुन बनाते हैं। यदि साबुन बनाने की प्रक्रिया के दौरान क्षार का अधिक प्रयोग कर दिया जाए तो कपड़े पर साबुन का प्रयोग करते समय वह निकल जाता है। साबुन के बहुत सारे लाभ होते हैं। क्या लाभ होता है कि साबुन एक नेचुरल उत्पाद है, नेचुरल प्रोडक्ट है और यह पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है। ठीक है, अब साबुन की कुछ लिमिटेशंस होते हैं कि साबुन कठोर पानी में यूज़ करने पर ज़्यादा प्रभावी नहीं होते हैं। इस कारण से कठोर जल के साथ साथ इसका उपयोग करने पर ये काफ़ी मात्रा में बेकार चले जाते हैं। और साबुन और डिटर्जेंट की तुलना में ये क्या होते हैं, ये कम सक्षम होते हैं साबुन, और कुछ समय बाद इसकी सफाई करने के बाद इनकी क्षमता बहुत समाप्त सी हो जाती है। सभी प्रकार के कपड़ों को साबुन द्वारा नहीं धोया जा सकता है। अब हम साबुन के गुण देखते हैं कि साबुन के गुण क्या होते हैं। साबुन जो है वो हल्के रंग का होना चाहिए, पीलेपन पर होना चाहिए। ज़्यादा जो गहरे रंग के साबुन होते हैं उनमें अशुद्धियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। उंगली से दबाने पर साबुन कैसा होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। नरम साबुन में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। उत्तम साबुन पर कोई चित्ती नहीं पड़ती है और ना ही उसमें सफ़ेद कण दिखाई देते हैं। यदि उसमें सफ़ेद सफ़ेद दाने दिखाई दे रहे हैं तो उसमें अल्कली की मात्रा अधिक होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि उस साबुन पर सफ़ेद चित्तियाँ दिखाई दे रही हैं तो उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, उसमें अल्कली की मात्रा अधिक होती है जो वस्त्र को नुकसान पहुंचा सकती है। जो अच्छा साबुन होता है वो तोड़ने पर दानेदार दिखाई देता है और उसमें धारीदार और पट्टियों वाली रचना हो तो साबुन अच्छा नहीं है। अब बात करते हैं हम डिटर्जेंट की। डिटर्जेंट होते हैं जो विशेष रूप से कैसे होते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं। और डिटर्जेंट बनाने के लिए किसी भी तेल और वसा या फिर अम्ल और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, किसी भी तेल को, वसा को, या तो तेल ले लेंगे या वसा ले लेंगे और वसा अम्ल ले लेंगे, उसको हाइड्रोजन गैस द्वारा क्या करते हैं, कैटलिस्ट की उपस्थिति में वसा अल्कोहल में बदल दिया जाता है और इस वसा अल्कोहल को फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाकर सल्फर युक्त अल्कोहल में बदलते हैं और इसके पश्चात इसमें कास्टिक सोडा और कास्टिक पोटाश की क्रिया द्वारा डिटर्जेंट तैयार किया जाता है। आज के समय में वस्त्रों को धोने के लिए डिटर्जेंट ज़्यादा यूज़ किया जाता है। साबुन कम लोग यूज़ करना पसंद करते हैं क्योंकि साबुन के सभी जो गुण होते हैं वो डिटर्जेंट में भी विद्यमान होते हैं और ये साबुन क्या होता है, डिटर्जेंट से कपड़ा धोना बहुत ज़्यादा आसान होता है। जैसे यदि हम डिटर्जेंट के लाभ देखें तो ये साबुन की अपेक्षा क्या होता है, कम यूज़ होता है, इसमें मेहनत कम लगती है, टाइम कम लगता है और ये महंगे होने के बाद भी साबुन से सस्ते पड़ते हैं क्योंकि ये ज़्यादा कपड़े कम सर्फ में हम धो सकते हैं। साबुन वस्त्रों की सूक्ष्म रचना को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, लेकिन डिटर्जेंट नहीं करते। डिटर्जेंट पानी में तुरंत झाग देते हैं जिससे वस्त्र को आसानी से धोया जा सकता है। डिटर्जेंट में क्या होता है, डिटर्जेंट में हम सभी प्रकार के वस्त्रों को धो सकते हैं और इनको खंगालना आसान होता है और धुलाई के समय जो हमारे हाथ हैं वो भी खराब नहीं होते और वॉशिंग मशीन में भी हम डिटर्जेंट से कपड़ों को आसानी से धो सकते हैं। डिटर्जेंट को सफाई के प्रत्येक कार्य के लिए हम घर में यूज़ कर सकते हैं। अब हम लेते हैं, बात आती है साबुन और डिटर्जेंट की सफाई की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए, साबुन और डिटर्जेंट दोनों में एक जैसी ही रासायनिक विशेषताएं पाई जाती हैं। ये धुलाई के दौरान कपड़े की सतह पर क्रिया करने वाले अभिकर्मक होते हैं और ये धुलाई के दौरान पानी के जो पृष्ठीय तनाव है उसको कम कर देते हैं। इससे कपड़े पानी को अधिक सहजता से सोख लेते हैं। ठीक है, और गंदगी और धब्बे वस्त्र की सतह पर अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। ठीक है, और डिटर्जेंट में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो धुलाई के पानी में हटाई गई मिट्टी और गंदगी को हटाने का कार्य भी करते हैं जिससे वे पुनः साफ कपड़ों पर नहीं जमती है। ठीक है, और इससे वस्त्रों के मटमैलेपन को भी रोका जा सकता है। अब इनमें यदि हम अंतर देखें तो अंतर ये होता है कि साबुन वसा और अल्कली के मिश्रण से बनता है।
ठीक है। लेकिन जो डिटर्जेंट होता है ये क्या होते हैं, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं जो खनिज तेल में रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। जो साबुन होता है ये कठोर जल में झाग नहीं देता है, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है ये कठोर और कोमल दोनों प्रकार के जल में झाग देता है और दोनों में ही कपड़ा साफ करता है। कपड़ों से साबुन बहुत जल्दी से नहीं निकलता है, लेकिन डिटर्जेंट से हम आसानी से कपड़े धो सकते हैं। साबुन जो रेशमी कपड़े हैं उनके लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन डिटर्जेंट से हम रेशमी और नाजुक कपड़े भी धो सकते हैं। साबुन से हम गर्म कपड़े नहीं धोते हैं, ठीक है। ये गर्म, और जबकि डिटर्जेंट से हम हर प्रकार के महंगे कपड़े भी धो सकते हैं। साबुन गर्म पानी में अच्छा साफ करते हैं और ये डिटर्जेंट जो होते हैं गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के पानी में साफ करते हैं। साबुन के लंबे प्रयोग से सफ़ेद कपड़े पीले पड़ जाते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट है इनके अंदर उपस्थित ब्लीचिंग एजेंट होता है जो कपड़ों की सफ़ेदी बनाए रखता है, ठीक है। और साबुन से कपड़े धोने के बाद यदि साबुन पूरी तरह से कपड़ों में से ना निकले तो कपड़े कैसे हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जो डिटर्जेंट है इसको धोने के बाद यदि डिटर्जेंट की कुछ मात्रा कपड़ों में रह जाती है तो वस्त्र कमज़ोर नहीं पड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि धुलाई की विधियाँ कौन कौन सी है। साबुन भी पढ़ लिया हमने अच्छे से, डिटर्जेंट भी पढ़ लिया, अब हम धुलाई की विधियाँ देखते हैं। देखिए धुलाई की जो विधियाँ होती हैं वो हैं, सबसे पहली विधि हम लेते हैं रगड़ने के द्वारा। देखिए जो रगड़ना है ये सबकी सबसे प्राचीन विधि है। जो मजबूत सूती कपड़े होते हैं और उनके लिए ये यूज़ की जाती है, और इस विधि से वस्त्र के एक भाग के वस्त्र को दूसरे भाग के वस्त्र के साथ हाथों से अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ किया जाता है, जिससे मैल क्या होता है, ब्रश की सहायता से जब हम उसको रगड़ते हैं तो वो कपड़ों से निकलता रहता है, ठीक है। दूसरी विधि आती है मलना तथा निचोड़ना। इस विधि से कपड़े को साबुन के घोल में हाथों से धीरे धीरे मला जाता है, मसला जाता है। इस विधि में कपड़ों की धुलाई के लिए बहुत कम जोर लगाया जाता है। तीसरी आती है चूषक पंप द्वारा धुलाई। जिन वस्त्रों को हम ब्रश के द्वारा रगड़कर अच्छी तरह से नहीं धो सकते, उन वस्त्रों को इस विधि के द्वारा सक्शन वॉशिंग के द्वारा धोया जाता है। जैसे तौलिए हो गए। इस विधि में वस्त्रों को धोने के लिए कि हम क्या यूज़ करते हैं, सक्शन वॉशिंग का यूज़ करते हैं, जो जिसमें क्या होता है, ये बहुत बड़े बड़े और भारी भारी होते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम वस्त्र को कपड़ों की धुलाई के लिए कपड़े को एक टब में डाल देते हैं और उसमें साबुन का या डिटर्जेंट का घोल डाल देते हैं। फिर हम उसमें चूषक पंप को बार बार दबाते हैं और उठाते हैं। चूषक पंप को जब हम दबाते हैं तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, एक तरह से वो वैक्यूम का काम करता है और गंदगी के कणों को ढीला कर देता है। फिर आती है मशीन की धुलाई। इससे तो सभी बच्चे पूरी तरह से परिचित ही होंगे। आजकल ये मशीन से धुलाई सबसे ज़्यादा प्रचलन में है और टेलीविज़न में भी इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और प्रत्येक बच्चों के घरों में भी ये पाई जाती है। वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये बिजली से चलने वाला उपकरण है और प्रत्येक महिला आजकल इसका यूज़ करती है, क्योंकि इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है और कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से साफ़ करती है। आजकल बाज़ार में बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग प्रकार की वॉशिंग मशीन उपलब्ध होती हैं और इन मशीनों को जो कार्य है या सिद्धांत है वो सबका एक जैसा ही होता है। वो क्या सिद्धांत है कि गंदगी को ढीला करना और कपड़ों में से गंदगी को बाहर निकाल देना। इन मशीनों में धुलाई के लिए दबाव यूज होता है और मशीनों में जो टब है वो घूमता है और घूमने से क्या होता है कि जो वस्त्रों की गंदगी है वो ढीली पड़ जाती है, ठीक है। तो हमें धुलाई का समय वस्त्रों की प्रकृति और कपड़े गंदगी की मात्रा के अनुसार अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। आजकल बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी तरह की ये मशीनें मार्केट में आ गई हैं, जैसे मैनुअल वॉशिंग मशीन या फिर जो है ऑटोमेटिक मशीन, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक, बहुत सारी तरह की ये मशीनें मार्केट में अवेलेबल हैं। ये हो गई हमारी धुलाई की विधियाँ। इसके बाद हम लेते हैं परिसज्जा या फिर फिनिशिंग। देखिए जब हम कपड़े को धो लेते हैं, कपड़े को धोने के बाद हमें उसके ऊपर फिनिशिंग की आवश्यकता पड़ती है, परिसज्जा की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब वस्त्र धुलकर आता है तो देखने में बहुत ही गंदा सा, बदरुआ सा और शाइनिंग सी उसमें नहीं होती है, लेकिन जब तक हम उस पर फिनिशिंग ना करें तो वो वस्त्र हम पहन नहीं सकते हैं। अब ये फिनिशिंग हम कितनी तरह से करते हैं? फिनिशिंग हम बहुत सारी तरह से वस्त्रों पर करते हैं। सबसे पहले आती है नील देना। चमक पैदा करने के लिए जो वाइट कपड़े होते हैं उन पर नील लगाया जाता है। नील का प्रयोग सफ़ेद
ठीक है, और सूती और लिनन के वस्त्रों पर किया जाता है। बार बार धोने पर इन वस्त्रों का रंग कैसा पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है, और नील के प्रयोग से ये पुनः सफ़ेद हो जाते हैं। बाजार में कई तरह के नील उपलब्ध होते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं दूसरा जो हमारा परिसज्जा का पदार्थ है वो है स्टार्च या फिर कड़ा करने वाला अभिकर्मक। ठीक है, स्टिफिंग एजेंट्स भी इसको हम बोलते हैं। कपड़ों को बार बार धोने से क्या होता है, कपड़ों में जो है कपड़े बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं और उनकी चमक भी कम हो जाती है, रंग फीके पड़ने लगते हैं। उन कपड़ों को पुनः हम नया बनाने के लिए, उनमें कड़ापन लाने के लिए स्टार्च का यूज़ करते हैं। ये स्टार्च कई तरह के होते हैं, ठीक है, जिनको हम घर में बना सकते हैं। जैसे मांड का, जब हम चावल बनाते हैं उसका पानी बच जाता है, उसे चावल का स्टार्च कहते हैं। ठीक है, बबूल का या अरेबिक घोल, जिलेटिन या फिर बोरेक्स, या फिर और आलू का भी स्टार्च बना सकते हैं हम। कई तरह के स्टार्च अवेलेबल होते हैं जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सबसे पहले जो हम देखते हैं मांड या स्टार्च, देखिए ये हम मैदे का भी बना सकते हैं, चावल का भी बना सकते हैं, अरारोट का भी हम इसको बना सकते हैं स्टार्च को। और ये क्या होता है, ये गाढ़ापन जो होता है स्टार्च, जब हम वस्त्रों के ऊपर इसको लगाते हैं तो वस्त्र वहाँ से कड़ा हो जाता है। जो वस्त्र में छोटे छोटे छेद होते हैं वो स्टार्च से भर जाते हैं, जिसके कारण वस्त्र कड़ा हो जाता है, और जब उसके ऊपर आयरन की जाती है तो वह वस्त्र शाइनी होने लगता है। फिर आता है बबूल का गोंद या अरेबिक स्टार्च। बबूल के पौधे से प्राप्त गोंद प्राकृतिक होता है, जो दानेदार होता है, और जिससे वस्त्रों को कड़ा करने पर इस घोल को रात भर पानी में भिगोया जाता है, और फिर उसे एक बार क्या होता है उसमें वस्त्र डाल दिया जाता है, और फिर उसको वस्त्र को सुखा दिया जाता है। फिर आता है जिलेटिन। देखिए जिलेटिन, इसे बनाना और प्रयोग करना काफ़ी आसान है, परंतु घर पर बनी मांड की अपेक्षा ये बहुत महंगा भी पड़ता है। फिर आता है बोरेक्स। वैसे तो बोरेक्स जो है स्टार्च अभिकर्मक नहीं है, किंतु इसे स्टार्च के घोल में थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिला देने पर वस्त्र की कढ़ाई की प्रक्रिया में ये काफ़ी सुधार आता है। जो साड़ियाँ होती हैं स्टार्च लगी हुई, आपने देखा होगा खड़े खड़े कपड़े की, उन पर स्टार्च ही लगाया जाता है, जिससे कपड़ा पूरी तरह से खड़ा खड़ा रहता है। इसके बाद अब हम लेते हैं, हमने नील पढ़ लिया, स्टार्च पढ़ लिया, अब हम 5वां पॉइंट पढ़ेंगे, वस्त्रों को सुखाना। देखिए बच्चों, पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा था वो पढ़ा था वस्त्रों की मरम्मत। जैसा आपको पता ही है कि हम वस्त्रों की देखरेख की बहुत सारी विधियां पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में, जो इससे पहले वीडियो पढ़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था वस्त्रों की मरम्मत, फिर हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा इसमें वस्त्रों की धुलाई, फिर हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा वस्त्रों की गंदगी हटाना, फिर हमने फोर्थ पॉइंट पढ़ा वस्त्रों की परिसज्जा। अब हम इसका फिफ्थ पॉइंट पढ़ रहे हैं, वस्त्रों को सुखाना। देखिए जो वस्त्रों को सुखाना है, वस्त्रों को सुखाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें धूप में उल्टा करके सुखा दिया जाए, तार पर लटका कर। ठीक है, और सूरज की रोशनी में कपड़े बहुत जल्दी सूखता है, और सूरज की रोशनी कपड़े के लिए एक एंटीसेप्टिक का भी काम करती है। सूरज की रोशनी सफ़ेद को जो कपड़े होते हैं उनके लिए ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करती है। रेशमी और ऊनी नाजुक कपड़ों को धूप में बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप से ये कपड़ों को नुकसान पहुंचाती है, और धूप के संपर्क में आने पर गीले सिंथेटिक फाइबर अपनी ताकत पूरी तरह से खो देते हैं। ठीक है, तो अब हमने फिफ्थ पॉइंट पढ़ लिया, कपड़ों को सुखाना। अब हम इसका पढ़ेंगे सिक्स पॉइंट, आयरनिंग या फिर इस्त्री करना। कपड़ों को धुलाई के बाद, सूखने के बाद उन पर क्या पड़ जाते हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, और उनकी क्रीज भी बिगड़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें कपड़े दोबारा नहीं पहन पाते हैं, इसलिए उन पर इस्त्री करने की आवश्यकता पड़ती है, उनके रिंकल्स को दूर करने के लिए। वस्त्र की जो जितनी ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से हमें उसके ऊपर इस्त्री करनी चाहिए। अब जो इस्त्री करने की बात आती है, इस्त्री क्या है, आयरन क्या है, एक ऐसा उपकरण होता है जो कपड़े को प्रेस करने के लिए हमें आवश्यकता अनुसार तापमान प्रदान करता है। देखिए दो प्रकार की इस्त्री होती हैं, एक होती है आपने देखा होगा जो प्रेस करते हैं बाजार में, एक तो कोयले की इस्त्री और एक बिजली से चलने वाली इस्त्री। कोयले की इस्त्री कैसी होती है, वो बहुत ज़्यादा भारी होती है, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, जैसे कि
ताप को उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले कोयले से इस्त्री किए जाने वाले कपड़े पर क्या हो जाता है, कभी कभी दाग भी लग जाते हैं। और इस प्रकार की इस्त्री में जो टेम्परेचर है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो बिजली की इस्त्री होती है, इलेक्ट्रिक आयरन, इसमें हम अपने अनुसार जितनी हमें आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम टेम्परेचर को सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। ये बिजली का इस्त्री का प्रयोग कर हम घर पर कर सकते हैं, जिसमें हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें यदि हमारे पास बिजली की प्रॉब्लम नहीं है तो इसी इस्त्री का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, 7वां पॉइंट आता है हमारा ड्राई क्लीनिंग। अब ये ड्राई क्लीनिंग क्या है, जिसमें हम जल का यूज़ नहीं करते हैं। इसका मतलब सूखी धुलाई। गैर जलीय माध्यम में कपड़े की सफाई की प्रक्रिया को ड्राई क्लीनिंग कहा जाता है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जल का प्रयोग किए बिना कपड़ों को इस प्रकार से धोना जिसमें हम जल का प्रयोग ना करें और कपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाए, उसे हम ड्राई क्लीन कहते हैं। धुलाई की अपेक्षा ड्राई क्लीनिंग सबसे बेहतर विकल्प होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ता है। जब हम घर पर कपड़े धोते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, हम वेट सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ड्राई क्लीनिंग है वहाँ पर ड्राई सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। जो वेट सॉल्वेंट होते हैं उनमें धोने के कारण वस्त्र क्या कर लेते हैं, जल का अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण वो कभी कभी सिकुड़ भी जाते हैं और उन पर रिंकल्स भी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो कपड़े हैं उनका रंग बिगड़ने की भी संभावना रहती है, क्योंकि कुछ रंग पानी में डालकर रंग खराब हो जाते हैं, जबकि जो ड्राई क्लीनिंग है उसमें धोने से कपड़ों का रंग खराब नहीं होता है और उनको नुकसान की आशंका भी कम होती है। ड्राई क्लीनिंग महंगा है, थोड़ा महंगा विकल्प होता है, लेकिन जो सॉफ्ट कपड़े होते हैं, नाजुक कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े होते हैं, उनके लिए ये बेहतर विकल्प होता है। ड्राई क्लीनिंग के लिए जो मटेरियल केमिकल्स यूज किए जाते हैं वो है ईथर, बेंजोरल, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, जो चिकनाई विलायक होते हैं। और चिकनाई अवशोषक जो होते हैं वो पाउडर होते हैं, जैसे फ्रेंच चॉक, टैल्कम पाउडर, फुलर, इस तरह के प्रयोग इसमें मटेरियल किए जाते हैं। आजकल जो ड्राई क्लीनिंग है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, और कुछ ड्राई क्लीनर जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हैं वो भी देते हैं, जैसे बटन बदल देते हैं, छोटी मोटी मरम्मत जो कपड़े में होती है उसको भी ठीक करके दे देते हैं। तो इससे हमारा कपड़ा ड्राई क्लीनिंग के बाद पूरी तरह से साफ़ हो जाता है और देखने में बिल्कुल नए जैसा लगता है। अब इसके बाद हम लेते हैं वस्त्र उत्पादों का भंडारण, स्टोरेज ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट। देखिए, जो हमारा भारत देश है यहाँ पर हमेशा एक जैसा मौसम नहीं रहता है, कभी सर्दी पड़ती है तो कभी गर्मी पड़ती है। इस कारण से हमें मौसम के अनुसार कपड़ों को कुछ समय के लिए स्टोर करना पड़ता है। जैसे आजकल सर्दी अब ख़त्म होने पे आ रही है, तो अब जब सर्दी ख़त्म हो जाएगी तो हमें जितना भी हमारा विंटर का कलेक्शन है उन सारे कपड़ों को हमें उठाकर रखना है, यानी कि स्टोर करना है और भंडारण करना है उनका, और हमें गर्मी वाले कपड़े बाहर निकालने। तो ये भंडारण ही हम इसमें सीखेंगे कि हमें किस तरह से अपने कपड़ों को रखना चाहिए। अब हम देखते हैं वस्त्रों के संरक्षण से पूर्व कुछ नियम। जब हम कपड़ों को रखें तो उनमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र रखने से पूर्व हमें यदि कहीं से वस्त्र कट फट रहा है तो सबसे पहले उसकी मरम्मत करनी चाहिए। पहने हुए वस्त्र को अलमारी में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे पसीने की गंध पूरी अलमारी में आ जाती है। कपड़ों में यदि कोई पिन लगा है तो उसे निकाल देना चाहिए, वरना उसमें पूरे वस्त्र में जंग के निशान पड़ जाते हैं। रेशमी कपड़ों को सूर्य की रोशनी से बचाना चाहिए। गीले वस्त्रों को हमें अलमारी में नहीं रखना चाहिए, वरना वस्त्रों में फफूंदी लग जाती है। चमड़े के वस्त्रों को साफ कर पोंछ कर सूखने से बचाने के लिए और उन पर हल्का सा तेल लगाकर तब वस्त्रों को सुरक्षित रखना चाहिए, अन्यथा उन कपड़ों में कीड़ा लग जाता है। और कीड़ों से बचाने के लिए कीड़े मारने की दवा भी छिड़कनी चाहिए। वस्त्रों को हमें जो न्यूज़पेपर होता है उसके कागज में लपेट कर रख देना चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़पेपर की इंक होती है उससे वस्त्रों पर कीड़ा नहीं लगता है। कपड़े कैसे भी हों उन्हें पैक करके संभाल कर रखना चाहिए, जिससे वस्त्र साफ रहें और हमेशा सुरक्षित रहें। ऊनी कपड़ों को रखने से पहले उन्हें अच्छी तरह ब्रश से झाड़कर, ड्राई क्लीन कराकर और धूप में सुखाकर और सारे दाग धब्बे हटाकर ही अलमारी में रखना चाहिए। जेबों को अंदर से चेक कर लेना चाहिए और जो जेब हैं उनको बाहर उल्टा करके बाहर निकाल देना चाहिए। ट्राउज़र और बाजू को भी उल्टा करके रखना चाहिए, जिससे उनमें किसी प्रकार की कोई गंदगी ना लगे। सभी प्रकार की जो वस्त्र हैं उनको झाड़कर, ब्रश करके, धोकर, प्रेस करके ही रखना चाहिए। अलमारी हो या ट्रंक हो, उन्हें खुला रखकर पैक करना चाहिए, खोलकर अच्छी तरह से और अत्यधिक कसकर पैक करना चाहिए। और वस्त्रों में की तह पर यदि हम
कुछ नीम के पत्ते इत्यादि रख देने चाहिए जिससे वस्त्रों में कीड़े ना लगें। कपड़े सुखाने के लिए हमें अपने सारी अलमारियां जो होती हैं, ट्रंक होते हैं, उन्हें पूरी तरह से साफ कर देना चाहिए और कीट मुक्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गए कुछ नियम। अब हम सब तरह के वस्त्रों को रखने की विधियां देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सूती वस्त्रों को संग्रह। सूती वस्त्रों का संग्रह किस तरह से करना चाहिए। देखिए, वस्त्रों को हमें अलग कर लेना चाहिए, छांट कर अलग कर लेना चाहिए। गीले कपड़ों को कभी भी अलमारी में नहीं रखना चाहिए जिससे उन पर फफूंदी लग जाती है। वस्त्रों को सुखाकर हैंगर में टांगना चाहिए, पसीना उनका सुखा लेना चाहिए। व सूती कपड़ों को रखने से पूर्व उन्हें पूरी तरह से इस्त्री करके रखना चाहिए और यदि आवश्यकता हो कहीं पर तो उनकी मरम्मत कर लेनी चाहिए और उसमें नीम के पत्ते या फिर मोथबॉल्स हमेशा रख देने चाहिए। सूती कपड़ों को कभी भी हमें मांड लगाकर संग्रह नहीं करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद आता है ऊनी कपड़ों का संग्रह। ऊनी जो कपड़े होते हैं जिन्हें हम आजकल सर्दियों के मौसम में पहनते हैं, इन वस्त्रों का संग्रह करना कि बहुत ध्यान से चाहिए। धूप में सुखा कर रखना चाहिए क्योंकि इनमें फफूंदी या कीड़ा जिससे ना लगे। ऊनी कपड़ों की अलमारी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें कहीं से भी कीड़ा प्रवेश ना करे। ऊनी कपड़े को संग्रहित करने से पूरे पहले हमें ड्राई क्लीन करवा लेना चाहिए और उसमें मोथबॉल्स का प्रयोग करना चाहिए। हमेशा ऊनी कपड़ों को हमें मलमल के कपड़े में या कागज में लपेट कर ही रखना चाहिए और इन्हें पूरी तरह से धूप दिखा देनी चाहिए। अब आते हैं रेशमी कपड़ों का संग्रह। देखिए, जो रेशमी और जरी के कपड़े हैं, इन्हें संग्रह करने से पूर्व इन्हें ड्राई क्लीन करवा लेना चाहिए। वस्त्रों को हमें किसी मलमल के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और वस्त्र में हमें लौंग और नीम के पत्ते रखने चाहिए जिससे उसमें कोई भी कीड़ा या फफूंदी ना लगे। कभी भी गंदे और पसीने वाले कपड़े हमें संग्रह नहीं करने चाहिए। जरी के जो वस्त्र होते हैं उनमें हमें मोथबॉल्स नहीं रखनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर यदि मोथबॉल्स हम रख देते हैं तो जरी काली पड़ जाती है। ठीक है, और वस्त्र को संग्रहित करने से पूर्व हमें धूप हमेशा लगानी चाहिए ताकि उनमें किसी भी प्रकार का कोई मॉइस्चर ना रहे। रेशमी वस्त्रों में संग्रह करने से पहले मांड नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मांड लगाने से कीड़े लगने का डर रहता है। ऊनी और सिल्क के कपड़ों पर मोथ प्रूफ फिनिश जो होती है उसको करवाने से कीड़ों का हमें डर नहीं रहता है। इसके बाद अब हम लेते हैं वस्त्रों की देखभाल को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जो वस्त्रों की देखभाल है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है रेशे के प्रकार। वस्त्र के रेशे की प्रकृति वस्त्र की देखभाल संबंधी आवश्यकता को प्रभावित करती है। फिर आती है धागे की संरचना। धागे की संरचना से मीनिंग क्या है। धागे की संरचना का मीनिंग है धागे की किस्म और उसमें किस प्रकार के मोड़ का प्रयोग किया गया है। फिर आता है वस्त्र निर्माण। वस्त्र निर्माण की विधि और वस्त्र के रखरखाव का तरीका। ठीक है, फिर आता है रंग तथा अंतिम रूप। वस्त्रों के रंग भी उसकी देखभाल को प्रभावित करते हैं। जैसे रंगे हुए प्रिंटेड वस्त्रों का धुलाई के दौरान रंग निकल जाता है और उनके रंग और दाग जो रंग होते हैं उनका दाग अन्य वस्त्रों पर लग जाता है। तो ये उनकी देखभाल करने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सबसे पहले प्रकार लेते हैं रेशे के प्रकार। रेशे के प्रकार में हम सबसे पहले लेते हैं सूती और लिनन। सूती और लिनन के वस्त्र मजबूत होते हैं इनके रेशे और ये जब गीले हों सख्त रगड़ाई को ये सहने की इनके अंदर क्षमता होते हैं। क्षार के ये प्रतिरोधी होते हैं, आसानी से डिटर्जेंट द्वारा इनको धोया जा सकता है। हाई टेम्परेचर ये सहन कर सकते हैं और यदि आवश्यकता हो तो हम इनको उबाल भी सकते हैं। तो ये सभी तरह की लेकिन इनमें जो रिंकल्स हैं जब हम धोते हैं तो वो आसानी से पड़ जाते हैं और रिंकल्स को हटाने के लिए हमें इनके ऊपर आयरन का प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद हम लेते हैं ऊनी। देखिए, जो ऊनी वस्त्र होते हैं, ऊनी तंतु होते हैं, ये कैसे होते हैं। जब ये गीले होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। पहले से ही कमज़ोर होते हैं लेकिन गीले होने के बाद और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। क्षारीय पदार्थों द्वारा ये आसानी से कैसे हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मशीन में धुलाई के दौरान ऊन सिकुड़ जाती है। धुलाई के दौरान बुनी हुई ऊन से के वस्त्र अपना वास्तविक आकार भी खो देते हैं। ये काफ़ी लचीला होता है रेशा और इनमें झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, इसलिए इस्त्री की इन पर आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद ऊन के बाद अब हम लेते हैं रेशम। रेशम कैसा तंतु है। रेशम जो है मजबूत तंतु है लेकिन गीला होने पर कमज़ोर हो जाता है। रेशमी वस्त्रों की धुलाई हमें सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। क्षारीय पदार्थों द्वारा ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसलिए परिसज्जा के दौरान इन पर कार्बनिक अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद अब हम लेते हैं रेशम के बाद रेयॉन।
देखिए जो रेयॉन है ये अधिकांश रेयॉन की ताकत अपेक्षाकृत कम होती है और तंतुओं के गीला होने पर और भी कम हो जाती है। मजबूत क्षार के प्रयोग से ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ड्राई क्लीनिंग सॉल्वेंट और दाग धब्बे हटाने वाले केमिकल्स का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेयॉन के वस्त्र धोने पर सिकुड़ जाते हैं। रेयॉन से बने वस्त्रों पर रिंकल्स आसानी से पड़ जाते हैं तथा ये खिंच भी जाते हैं। रेयॉन के बाद अब हम लेते हैं नायलॉन। नायलॉन का जो तंतु है ये मजबूत होता है और गीला होने पर और भी मजबूत हो जाता है। क्षार का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अम्ल का प्रयोग करने पर यह नष्ट हो जाता है। ड्राई क्लीनिंग जितने सॉल्वेंट होते हैं, दाग हटाने वाले रसायन तथा डिटर्जेंट और ब्लीच का प्रयोग इन पर किया जा सकता है। अन्य वस्त्रों के साथ धोते समय इनकी गंदगी इन औरों की जो गंदगी है वो ये अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। पानी को अवशोषित नहीं करते हैं, इसलिए जल्दी ये सूख जाते हैं। सूर्य की रोशनी नायलॉन से बने वस्त्रों के लिए ठीक नहीं होती है और यदि नायलॉन के वस्त्रों को लंबे समय तक धूप में रखा जाए तो ये पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। नायलॉन के बाद अब हम लेते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर कैसा रेशा है? गीला होने पर भी पॉलिस्टर की मजबूती में कोई कमी नहीं आती है, अतः इन्हें आसानी से धोया जा सकता है। पॉलिस्टर से बने वस्त्रों में काफ़ी लचीलापन होता है। इनकी सतह पर छोटे छोटे उभार निकल आते हैं और इन्हें हटाया नहीं जा सकता। पॉलिस्टर में नमी सोखने की क्षमता बहुत कम होती है। ये पानी को आसानी से अवशोषित नहीं करते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं एक्रेलिक। एक्रेलिक जो है तंतुओं की मजबूती भी कपास जैसी यानी कि कॉटन जैसी होती है। काफ़ी हद तक ये इनको खींचा जा सकता है, इसलिए इन पर आसानी से रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। एक्रेलिक में नमी सोखने की क्षमता कम होती है, इसलिए एक्रेलिक से बने वस्त्र जल्दी सूख जाते हैं। अब एक्रेलिक के बाद अब हम लेते हैं वस्त्रों की देखभाल के लिए लेबल। देखिए वस्त्रों पर लगा हुआ लेबल क्या होता है? वस्त्रों के ऊपर लगा हुआ जो लेबल होता है एक स्थायी टैग होता है जिसमें वस्त्र की देखभाल संबंधी सभी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब हम कुछ लेबल पढ़ेंगे और फिर उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह की पिक्चर्स आ सकती हैं या फिर आपसे बता दिया जाएगा कि इसका लेबल बनाओ। ठीक है, सबसे पहले मशीन वॉश कोल्ड, मशीन वॉश वार्म के लिए टब में 2 बिंदी लग गई और मशीन वॉश हॉट के लिए टब में 3 बिंदी इस तरह की लग जाती हैं। ठीक है, एक लगी है तो इसमें ठंडे पानी में धोना है। ठीक है, ये गर्म पानी में धोना है और ये किस में धोना है? हॉट पानी में। ठीक है, फिर आता है टंबल ड्राई लो हीट पर। ठीक है, टंबल ड्राई मीडियम हीट पर करें तो 2 बिंदी लग गई। टंबल ड्राई हॉट 3 बिंदी लग गई। यदि टंबल ड्राई नो हीट तो फिर इस तरह का इसमें जो सिंबल होता है वो बना हुआ होता है। एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आ जाते हैं। अब जैसे आयरन करनी है, आयरन करने के लिए यदि 1 बिंदी लगी है आयरन बना के तो इसका मतलब कितने डिग्री पर आयरन करनी है? आपको 120 डिग्री पर। ठीक है, यदि 2 बिंदी लगी है इसका मीनिंग क्या है कि आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन करनी है। लेकिन यदि 3 बिंदी लगी है आयरन के ऊपर तो इसका मतलब है कि आपको 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयरन सेट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें हर तरह के मार्क पता होने चाहिए कि वस्त्रों पर कितनी तरह के लेबल लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आज का क्विज लेते हैं। सभी बच्चे आज का क्विज देखेंगे कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं। देखिए यदि आयरन बनी है और उसके ऊपर क्रॉस लग गया, जैसे ये वाला आपका डायग्राम है, इसका मतलब क्या है कि उस पर आपको आयरन नहीं करनी है। ठीक है, आयरन एनी टेम्परेचर स्टीम। ठीक है, ड्राई डू नॉट टंबल ड्राई, टंबल ड्राई करें ही ना। ठीक है, डू नॉट ड्राई कपड़े को ना सुखाएं। ड्राई इन शेड छाया में सुखाएं। ड्राई फ्लैट फ्लैट सुखाएं। ड्रिप ड्राई करें। हैंग टू ड्राई, ठीक है, तार पर सुखाने के लिए इस तरह का निशान लगाया जाता है। तो ये सब आपको पता होने चाहिए कि यदि इस तरह का मार्क लगा हुआ है तो आपसे क्या किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम आज का क्विज लेते हैं।
कि आज के क्विज में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सभी बच्चे क्विज जरूर सॉल्व करेंगे, उसी से पता लगता है कि आपने वीडियो को कितने ध्यान से देखा है। पहला क्वेश्चन आता है, कीड़ों द्वारा कौन सा रेशा आसानी से खराब किया जा सकता है, सूती, पॉलिस्टर, ऊनी या रेयॉन। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप एक सेलेक्ट करेंगे ABCD में से और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। अब हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आज का, कि साबुन में सफेद दाग के दाने किसकी अधिकता को इंगित करते हैं, अल्कली, स्टार्च, वसा या रेसिन। यू हैव 4 ऑप्शन A, B, C and D। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, नाजुक वस्त्रों से दाग धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर तारपीन का तेल, क्लोरीन, ब्लीच, सिरका या फिर तनु हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तनु का मतलब क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 4 क्वेश्चन, चित्र के अनुसार 160 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान किस स्त्री का है। कौन सी प्रेस का टेम्परेचर 160 डिग्री है। अभी मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने वीडियो को ध्यान से देखा है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके साथ बच्चों आज की वीडियो खत्म करते हैं और इस चैप्टर को भी हम खत्म करते हैं। सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन सारे सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर की पहली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी है पहले उसको देखेंगे, फिर इस वीडियो को देखेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम आज की हमारी क्लास है उसको ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।